प्यारे दोस्तों नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस नोट्स में। प्यारे दोस्तों, मेरा नाम राहुल परमार है और इस जीएस की श्रृंखला में आज हम लोग जो शुभारंभ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का। जैसे आपके दीपक सर आपको संविधान की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके साथ वो आपको भारतीय भूगोल पढ़ाएंगे। उसी तरीके उसी श्रृंखला में हम आप लोगों को जो पढ़ाएंगे वो होगा आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल। अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि हम आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल क्यों पढ़ा रहे हैं। तो जैसे बच्चों आपको जानकारी ये होगी कि आपके दिसंबर में एक परीक्षा लगी हुई है जिसका नाम है जेल वार्डन। जेल वार्डन आपकी राज्य स्तरीय परीक्षा है और इस राज्य स्तरीय परीक्षा में आपके उत्तर प्रदेश से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी परीक्षा तथा और आने वाली बहुत सारी परीक्षाएं, चाहे यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, इन सारी परीक्षाओं में आपके उत्तर प्रदेश विशेष से विशेष प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनकी महत्ता को सब देखते हुए आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल प्रारंभ करेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि जितना भी उत्तर प्रदेश स्पेशल है यह जेल वार्डन के पहले आपको पूर्ण रूप से पूर्ण करा दिया जाए, जिससे क्या हो कि आपकी जो परीक्षा हो उस परीक्षा में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। अब आपके मन में ये प्रश्न उठा होगा कि जितने उत्तर प्रदेश परीक्षाएं उन उत्तर प्रदेश परीक्षाओं के लिए क्यों जेल आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल। तो याद रखिएगा, आप लोग जिस राज्य की परीक्षा देने जा रहे हैं उस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, और जो परीक्षक होता है परीक्षक यह जानकारी लेने का प्रयास करता है कि जो परीक्षार्थी जो परीक्षा देने आया है यह जिस राज्य में सेवाएं प्रदान करने जा रहा है उस राज्य के बारे में कितना अधिक जानता है, क्योंकि वही कर्मचारी राज्य के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, राज्य के लिए भागीदारी की उन्नति के लिए भागीदारी कर सकता है, राज्य की प्रशासन व्यवस्था के लिए भागीदारी कर सकता है जो राज्य के बारे में जानकारी रखता होगा। इसी कारण से आपके जितने भी राज्य स्तरीय परीक्षाएँ होती हैं, राज्य स्तरीय परीक्षाओं में मुख्य रूप से जो अधिक प्रश्न देखने मिलते हैं उत्तर प्रदेश से देखने मिलते हैं। तो इन तमाम तरह की महत्ता को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश स्पेशल को या उत्तर प्रदेश विशेष को एक विस्तृत रूप में पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे क्या हो कि हमारी परीक्षाएं अच्छी हों और हमारा चयन हो पाए। तो प्यारे दोस्तों, बिना कुछ देरी के हम लोग क्या करेंगे, आज उत्तर प्रदेश स्पेशल प्रारंभ करेंगे। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको इस बोर्ड में आपको एक चित्र दिख रहा होगा, ये किसका है, उत्तर प्रदेश का है। ये उत्तर प्रदेश का वास्तविक नक्शा देखेंगे और ये नक्शा देखें थोड़ा सा भिन्न दिखाई पड़ेगा, लेकिन आप लोग समझने का प्रयास करिएगा ये उत्तर प्रदेश का ही नक्शा है, इसी तरह से लगभग है। अब यहाँ पर एक हम शब्द का नाम ले रहे हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जब से हमने इस क्लास का प्रारंभ किया, इस कक्षा का प्रारंभ किया, तब से हम एक उत्तर प्रदेश शब्द का नाम ले रहे हैं। तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे उत्तर प्रदेश है क्या। ये देखेंगे उत्तर प्रदेश क्या किसी मानव का नाम है, उत्तर प्रदेश या किसी पक्षी का नाम है, उत्तर प्रदेश किसी जानवर का नाम है, उत्तर प्रदेश किसी नदी का नाम है। तो ये देखने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश है क्या। तो जब हम लोग इस देखने का प्रयास करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा उत्तर प्रदेश एक किसी राज्य का नाम है, एक राज्य का नाम है। यह राज्य किसका, भारत का एक हिस्सा है। तो हमको मालूम पड़ा उत्तर प्रदेश का एक राज्य है। अब राज्य क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो याद रखिएगा, राज्य होने के लिए कई शर्तें बताई गई हैं। शर्त एक बताई गई कि कोई जो राज्य होगा उसका अपना भौगोलिक क्षेत्र होगा। जैसे आप लोग देखिएगा उत्तर प्रदेश का जो नक्शा देख रहे हैं उस नक्शे में आप लोग उत्तर प्रदेश का एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे। तो जो राज्य होने के लिए जो पहली शर्त बताई गई थी, किसी राज्य होने के लिए भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पास भौगोलिक क्षेत्र है, एक शर्त पूरा करता है। जो दूसरी राज्य होने के लिए शर्त है कि उस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या का निवास होना चाहिए। तो आप लोग देखिएगा उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश भौगोलिक क्षेत्र में बहुत सारी जनसंख्या निवास करती है। आप लोग जानकारी रखते होंगे कि उत्तर प्रदेश
जनसंख्या के हिसाब से भारत में प्रथम स्थान रखता है, तो यहाँ जनसंख्या की कतई कमी नहीं। तो इसके अलावा राज्य होने के लिए और भी शर्तें होती हैं। तो राज्य होने के लिए जो प्रमुख शर्तें थी उन बातों की चर्चा की। तो याद रखिए कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश राज्य होने की जो शर्तें उन शर्तों को पूरा करता है, इसका उत्तर प्रदेश क्या है, राज्य है। और यह राज्य किसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। अब हम लोग उत्तर प्रदेश का एक समान परिचय लेने का प्रयास करेंगे। अब समान परिचय क्या होता है, जैसे बात करते हैं, मान लेते हैं कि आप किसी अपने अपरिचित व्यक्ति के सामने जब जाते हैं तो अपरिचित व्यक्ति जब आपसे परिचय लेने का काम करता है तो आप लोग मुख्य रूप से समान परिचय देते हैं। समान परिचय में क्या देते हैं, अपने पिताजी का नाम बताते हैं, अपना नाम बताते हैं, अपना जो शहर होता है या जो गांव होता है उसका नाम बताते हैं। ये आपका सामान्य परिचय हुआ। परिचय आपके मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, समान परिचय होता है, गहरा परिचय होता है। गहरा परिचय का तात्पर्य होता है कि जब आप अपने बुआ का नाम, अपने भाइयों का नाम, अपनी बहन का नाम, अपनी माता का नाम या अन्य रिश्तेदारों का नाम जब किसी के सामने प्रस्तुत करने लगते हैं उसे बोलते हैं गहरा परिचय। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के दो परिचय होते हैं, समान परिचय, गहरा परिचय। आज की जो क्लास होगी, आज की क्लास में हम समान परिचय लेंगे, फिर इसका जो आगामी जो क्लासें होंगी उन क्लासों में क्या करेंगे, हम लोग उसके गहरे परिचय का भी अध्ययन करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की समान परिचय की बात करें तो आप लोग देखिएगा जो उत्तर प्रदेश राज्य है, हम लोग समझ चुके हैं उत्तर प्रदेश क्या है, राज्य है। किसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। यदि भारत में यदि उत्तर प्रदेश की स्थिति देखी जाए समान परिचय के अंतर्गत तो आप लोग देखिएगा जब उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की स्थिति भारतीय नक्शे में उत्तर पूर्व में दिखाई पड़ेगी। अब उत्तर पूर्व कौन सी दिशा होती है, तो जैसे देखिएगा यदि हम तर्क शक्ति बात करें तो आपने तर्क शक्ति पढ़ी होगी। तर्क शक्ति में देखिएगा ये कौन सी दिशा होती है, पूर्व। ये कौन सी दिशा होती है आपकी, पश्चिम। ये कौन सी दिशा होती है आपकी, उत्तर। ये कौन सी दिशा होती है आपकी, दक्षिण। तो इस प्रकार की आपकी दिशाएं अपने तर्क शक्ति में पढ़ी होंगी। और उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसे क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व। तो यदि हम भारत का नक्शा देखिएगा, भारत के नक्शे में उत्तर प्रदेश की यदि लोकेशन देखिएगा, उत्तर प्रदेश की लोकेशन आपको भारतीय नक्शे में उत्तर पूर्व में प्राप्त होगी, मतलब इस दिशा की ओर। जैसे आप लोग देखिएगा उत्तर प्रदेश के उत्तर में जाइएगा तो आपको नेपाल देखने को मिलेगा, थोड़ा सा पश्चिम में जाइएगा तो हरियाणा देखने को मिलेगा, थोड़ा सा और पश्चिम में जाइएगा तो राजस्थान देखने को मिलेगा, दक्षिण में जाइएगा मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा इधर जाइएगा छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, झारखंड देखने को मिलेगा, और उत्तर प्रदेश पूर्व में जाइएगा तो बिहार में मिलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश आपका मुख्य रूप से 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश क्या करता है, उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है, राज्य की सीमा रेखा, 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाता है और 1 देश का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। इन तमाम बातों की चर्चा हम लोग आगे करेंगे, जहाँ उत्तर प्रदेश की राजकीय सीमा या उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे, वो आपका अलग टॉपिक होगा। तो यहाँ पर देखिएगा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश आपके भारतीय नक्शे में इसकी लोकेशन कहाँ प्राप्त होती है, उत्तर पूर्व में। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई बार प्रश्न पूछ लेता है उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम महाद्वीप का हिस्सा है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम महाद्वीप का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड। अब आपको यहाँ पर एक अजीबोगरीब शब्द दिखाई पड़ा, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड क्या होता है, या गोंडवाना लैंड कौन सी ऐसी बला है, तो याद रखिएगा जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग यदि भूगोलवेत्ता लोग लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व मानते हैं। तो जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय की जो भौगोलिक स्थलाकृतियाँ थी, भौगोलिक रूपरेखा थी पृथ्वी की, थोड़ा सा वर्तमान की रूपरेखा से थोड़ा सा अलग थे। जैसे देखिएगा पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई थी, पृथ्वी की उत्पत्ति समय पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में एक विशालकाय महाद्वीप अवस्थित था जिसका नाम था पैंजिया। और इस पैंजिया में प्लेटों की गति के कारण अब प्लेटों में गति क्यों उत्पन्न होती है, इसके लिए आपको जब भारतीय भूगोल पढ़ाएंगे उस समय आपको बताएंगे प्लेटों में गति क्यों होती है। और इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले कौन थे, वेगनर महोदय। तो वेगनर महोदय ने यह बताया कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में विशालकाय महाद्वीप था पैंजिया, और इस पैंजिया में प्लेटों की गति के कारण यह पैंजिया जो विशालकाय महाद्वीप था 2 भागों में डिवाइड हो गया, और एक जो उत्तरी भाग में जो था उसे बोला गया अंगारा लैंड, और जो दक्षिणी भाग में जो महाद्वीप था उसे क्या बोला गया, गोंडवाना लैंड।
और आपने पढ़ रखा होगा गोंडवाना लैंड के ही बहुत सारे वर्तमान के जो महाद्वीप हैं गोंडवाना लैंड के हिस्सा बने। जैसे आप लोग देखिएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, चाहे आपका अफ्रीका महाद्वीप हो, चाहे आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो, यहाँ तक कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप भी किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का। तो याद रखिए जो संपूर्ण भारत ही आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और भारत में कुल कितने राज्य? 28 राज्य। आप लोग जैसे आपने पढ़ा होगा भारत क्या है? भारत कुछ नहीं, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। जितने भी आपका 28 राज्य हैं, 28 राज्य क्या करते हैं? सम्मिलित रूप से एक राज्य देश का निर्माण करते हैं, उसका नाम है भारत। तो जब भारत आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा था तो उत्तर प्रदेश भी किस प्राचीनतम महाद्वीप का हिस्सा होगा? गोंडवाना लैंड। तो याद रखिएगा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम महाद्वीप का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड। तो यदि आपसे इस तरह थोड़ा ट्विस्ट करके प्रश्न पूछ लेता है, बताइए कि मध्य प्रदेश किस प्राचीनतम महाद्वीप का हिस्सा होगा? तो जब भारत आपको गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, मध्य प्रदेश भी किसका हिस्सा होगा? गोंडवाना लैंड। यदि बात करते हैं आपसे प्रश्न पूछ रहे हरियाणा किस प्राचीनतम महाद्वीप का हिस्सा था, तो याद रखिएगा हरियाणा भी किस प्राचीनतम महाद्वीप का हिस्सा था? गोंडवाना लैंड। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले पश्चिम बंगाल किस प्राचीनतम महाद्वीप का हिस्सा था, तो गोंडवाना लैंड। कर्नाटक पूछ ले किस प्राचीनतम हिस्सा था, तो गोंडवाना लैंड। केरल किस प्राचीनतम महाद्वीप का हिस्सा था, तो गोंडवाना लैंड। तो भारत का कोई भी राज्य पूछा जाए तो सब किस प्राचीनतम महाद्वीप के हिस्सा थे? गोंडवाना लैंड। यदि उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल की बात करें तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, वर्तमान क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है 2,40,938 वर्ग किलोमीटर। 2,40,938 वर्ग किलोमीटर। आपको मालूम है क्षेत्रफल को वर्ग में प्रदर्शित करते हैं स्क्वायर में, तो 2,40,938 वर्ग किलोमीटर। तो अब बात करें उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल देखने को मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के कुल क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत है? तो आपको ने पढ़ रखा होगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग, यदि हम राउंड फिगर में लेते हैं तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यदि हम इस कुल क्षेत्रफल को 100% मान लें, 100% मान लें, तो इस कुल क्षेत्रफल का जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,938 किलोमीटर, ये संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का कितने प्रतिशत है? 7.33%। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले होता है उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 7.33%। भारत का में यदि इसके स्थान की बात करें क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो याद रखिएगा क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसका जो स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है, चौथा स्थान। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि पहले दूसरे तीसरे स्थान कौन है, तो याद रखिएगा जो पहले स्थान पर है आपका वो है आपका राजस्थान, दूसरे स्थान पर आपका मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र। तो क्षेत्रफल के आधार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर कौन सा? महाराष्ट्र, और वहीं चौथे स्थान पर कौन सा आपका? उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश जस्ट ऊपर कौन सा है? महाराष्ट्र। तो चौथे स्थान उत्तर प्रदेश है, तब हम लोग पाँचवें स्थान पर देख लेते हैं। तो याद रखिएगा जो पाँचवें स्थान पर वो है आपका गुजरात, वही गुजरात जहाँ के आपके नरेंद्र मोदी जो माननीय नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो नरेंद्र मोदी का जो जन्मस्थली है मुख्य कहाँ पर है? गुजरात। तो जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य उत्तर प्रदेश के बाद 5वां स्थान रखता है। याद रखिएगा यदि आप हम पुरानी बुकें पढ़ेंगे तो पुरानी बुकों में आपको 5वें स्थान में जम्मू कश्मीर देगा, लेकिन आपको मालूम है कि 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर राज्य था, उस जम्मू कश्मीर राज्य को के अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीन लिया गया और उसको 2 संघ शासित राज्यों में विभाजित कर दिया गया। एक लद्दाख बना, एक आपका जम्मू कश्मीर। ये कब बना? 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया क्योंकि उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और इस दिन हम लोग एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस कारण से जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसका क्षेत्रफल 2 भाग में विभक्त हो गया, इसी कारण उसका क्षेत्रफल कम हो गया और इसी कारण से उसका जो 5वां स्थान था क्षेत्रफल के आधार पर वो 5वां स्थान समाप्त हो गया और 5वें स्थान में कौन आ गया? गुजरात। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बाद क्षेत्रफल के आधार पर
जो 5वें उसके बाद जो राज्य आएगा वो कौन सा है? गुजरात। और उत्तर प्रदेश के पहले जो तीसरे स्थान में कौन आएगा? महाराष्ट्र। वहीं 6वें स्थान देखिए कर्नाटक है। तो इतनी बातें याद रखिएगा। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के समान परिचय में यहाँ पे हम कुछ उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह देखेंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि राजकीय चिन्ह क्या होते हैं या राजकीय चिन्ह बनाए क्यों जाते हैं। तो जैसे हमने बताया था, शुरुआत में बताया था कि उत्तर प्रदेश क्या है, तो हमने बताया उत्तर प्रदेश एक राज्य है। राज्य क्या है? क्योंकि राज्य की जो शर्तें बनाई गई उन शर्तों को आपका उत्तर प्रदेश पूरा करता है, इसी कारण से क्या है? राज्य है। जैसे राज्य की एक शर्त थी, राज्य के पास एक भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पास भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ पर जनसंख्या होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश जनसंख्या भी है। तो यहाँ की जो जनसंख्या होती है, यहाँ के जो निवासी होते हैं, ये क्या करते हैं? अपना जीवन बनाए रखने के लिए इस उत्तर प्रदेश राज्य के संसाधनों का उपयोग करते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? याद रखिए, संसाधन ऐसी वस्तुएं या पदार्थों कहते हैं जो मानव की ज़रूरतों को पूरा करते हैं या पूरा करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे वस्तु या कोई पदार्थ को क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। तो मानव क्या करता है? मानव जो उत्तर प्रदेश के निवासी है क्या करता है? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के प्राकृतिक तथा संसाधनों का उपभोग करता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं? अपना जीवन यापन करने के लिए खाद्य सामग्री उपयोग करते हैं, ये भी एक संसाधन है। हम लोग जल पीते हैं, ये भी संसाधन है। हम लोग वायु लेते हैं, वायु छोड़ते हैं, ये भी संसाधन है। तो जब कोई राज्य के संसाधनों का उपयोग करके हम लोग जीवन चलाते हैं, तो हमारे लिए कर्तव्य हो जाता है कि हम लोग क्या करें? उस राज्य के प्रति आदर प्रस्तुत करें। तो याद रखिए, जो उत्तर प्रदेश एक राज्य है, ये कोई एक मानव नहीं कि यदि उसको हमको आदर प्रस्तुत करना हो तो हम लोग उसको शुभ नमस्कार या शुभ रात्रि बोल के उसको तुरंत आदर या उसके चरण छू लें तो हम आदर प्रस्तुत कर देंगे। तो इसी कारण से यदि ये देखा गया, यदि कोई व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के निवासी ये राज्य को आदर प्रस्तुत करना चाहे, उसका सम्मान करना चाहे, तो कैसे सम्मान को अपने प्रदर्शित कर सकता है। इसी कारण से उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा कुछ राजकीय चिन्ह बनाए गए। और ये जो राजकीय चिन्ह हैं, यदि कोई व्यक्ति इन राजकीय चिन्हों का सम्मान करता है तो ये माना जाएगा कि वह क्या कर रहा है? अपने राज्य का सम्मान कर रहा है। इसी कारण से कोई भी जो राज्य होता है, अपेक्षा करता है अपने नागरिकों से अपने और क्या करे? राजकीय चिन्हों का सम्मान करे। तो हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा कौन कौन से राजकीय चिन्ह बनाए गए हैं, उन सारी बातों की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछते हैं समान परिचय के अंतर्गत। तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्हों की बात करें तो पहला जो आपको आता है राजकीय भाषा। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी। और हिंदी को राजकीय भाषा कब बनाया गया? 1947, जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद ही जो हिंदी को 1947 में एक राजकीय भाषा बना दिया गया। अब ये प्रश्न दूसरा ये उठेगा कि राजकीय भाषा क्या होती है। तो याद रखिएगा, राजकीय भाषा किसे कहते हैं? तो राजकीय भाषा का तात्पर्य होता है ऐसी भाषा जो किसी राज्य के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उपयोग की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? राजकीय भाषा। तो आप लोग जानते हैं कि हिंदी उत्तर प्रदेश की बहुतायत लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। इसी कारण से उत्तर प्रदेश को ही राजकीय भाषा बनाया गया और हिंदी को ही प्रमुख रूप से प्रशासनिक कार्यों में उपयोग किया जाता है। प्रशासनिक कार्य हों, विधायी कार्य हों। इसी कारण से उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी का बनाया गया 1947। इसके बाद देखिएगा 1947 में हिंदी को राजकीय भाषा बना दिया गया। यह कालांतर में उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा बनी रही। लेकिन वर्ष 1989 में यह आवश्यकता महसूस की गई कि हमको उर्दू के साथ साथ एक दूसरी भाषा को भी सहभाषा का दर्जा प्रदान करना चाहिए। वो सहभाषा कौन सी है? उर्दू। सहभाषा का तात्पर्य होता है जो पूरक हो, क्योंकि उर्दू भी हिंदी के बाद काफ़ी बोली जाने वाली भाषा है। यहाँ पर उर्दू को सब जानने समझने वाले बहुतायत लोग में है। इसी कारण से वर्ष 1989 में जो उर्दू है, उर्दू को आपकी उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा घोषित कर दिया गया। जैसे कि आप देखते होंगे, जो आपके उत्तर प्रदेश के रेलवे प्लेटफार्म, यदि रेलवे प्लेटफार्म में आप लोग जाइएगा तो वहाँ पर जब किसी जनपद या किसी स्टेशन का नाम यदि हिंदी में लिखा रहता है तो जस्ट नीचे उसके उर्दू में भी लिखा रहता है। तो उर्दू में वहाँ पर क्यों लिखा रहता है? इसका प्रमुख कारण यह है, जो उर्दू है उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा, इसी कारण हिंदी के साथ साथ उर्दू को भी वहाँ पर उल्लिखित किया जाता है। तो एकदम याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी? हिंदी। कब बनाया गया? 1947 में।
उत्तर द्वितीय भाषा कौन सी, असह भाषा कौन सी, उर्दू। इसे कब बनाया गया, 1989 में। इसी तरह देखिएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। इसे हम लोग क्रोंच के नाम से जानते हैं। याद रखिए जो सारस है, सारस हमेशा जोड़ों में रहता है, काफ़ी सुंदर पक्षी होता है। यह माना जाता है यदि सारस में जो जोड़ों में रहते हैं, यदि कोई दूसरा उसका जोड़ा किसी कारणवश से उसकी मृत्यु हो गई, दूसरा जोड़ा भी क्या करता है कि अपनी मृत्यु कर लेता है या अपनी आत्महत्या कर लेता है। तो याद रखिए जो सारस एक सुंदर पक्षी है, उसी पक्षी को क्या बनाया गया, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी बनाया गया। इसे हम लोग क्रोंच के नाम से भी जानते हैं। अब उत्तर प्रदेश की राजकीय खेल की बात करें तो राजकीय खेल कौन सा है, हॉकी। अब आपके मन में ये उठेगा उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी क्यों बनाया गया, कुश्ती को बना देते या क्रिकेट को बना देते, क्योंकि ये भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल भी हॉकी है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश को राजकीय खेल हॉकी क्यों बनाया गया, इसके पीछे कारण है। कारण क्या कि जो उत्तर प्रदेश की जो भूमि है, ये भूमि ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बहुत ही उच्च कोटि के हॉकी प्लेयर दिए हैं, हॉकी खिलाड़ी दिए हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप देखिएगा जो मेजर ध्यानचंद हैं, मेजर ध्यानचंद जिन्हें हम लोग हॉकी का जादूगर के नाम से जानते हैं, इनका भी जन्म आपके उत्तर प्रदेश में हुआ था। यदि उत्तर प्रदेश में देखिएगा तो यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है झांसी, झांसी पर ही आपके मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। मेजर ध्यानचंद का जन्म झांसी पर हुआ था, बाद में इन्होंने अपना जो लालन पोषण हुआ तो ये आपका प्रयागराज में हुआ था। और यहीं से मेजर ध्यानचंद ने अपना विकास किया, विकास करने के बाद एक बेहतरीन भारत के खिलाड़ी बने और उन्होंने क्या किया, अपने प्रदर्शन के आधार पर अपना नाम, अपने राज्य का नाम और अपने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्थापित किया। तो इस तरह बहुत सारे खिलाड़ी इस भूमि से उपजे हैं। इसी कारण से इनकी महत्ता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य का राजकीय खेल क्या रखा, हॉकी। तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल भी क्या है, हॉकी है। अब थोड़ा सा और राजकीय चिन्हों की बात कर लें तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है कौन सा, अशोक। अब अशोक क्या है या आपको मन में आएगा, अशोक एक मौर्य काल के काफ़ी महान राजा भी हुए हैं। तो याद रखिए वो आपका अशोक नहीं, यहाँ पर जो अशोक एक वृक्ष है जो उत्तर प्रदेश में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, इसकी अपनी पर्यावरण के लिए उपयोगिता है। इन्हीं पर्यावरण की उपयोगिता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, जो अपना राजकीय वृक्ष घोषित किया, क्या घोषित किया, अशोक। जैसे आप लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, वह है बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद। उसी तरह से उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है क्या है आपका, अशोक। क्लियर। यहाँ पर देखिएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय, नेक्स्ट देखते हैं राजकीय, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, पलाश। पलाश को हम लोग जंगल की आग के नाम से भी जानते हैं। इसे जंगल की आग क्यों बोलते हैं, इसे याद रखिए जो पलाश होता है, पलाश मुख्य रूप से लाल रंग का होता है और ये मुख्य रूप से कटीले झाड़ियों के बीच में पाया जाता है। तो जब कोई व्यक्ति दूर से देखता है, दूर से देखने पर जब झाड़ियों के बीच में होता है तो भ्रमित हो जाता है, क्योंकि इतना लाल रंग का होता है, उसे लगता है जैसे इस झाड़ी पे आग लगी हुई है, क्योंकि मुख्य रूप जंगलों में होता है। इसी कारण से इसे बोल देते हैं जंगल की आग। तो बाई चांस आपसे प्रश्न पूछ लेता है 21 पुष्प को जंगल की आग नाम से जानते हैं, पलाश। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, पलाश। याद रखिए पलाश को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प बनाया गया 2011 में, जनवरी 2011 में। क्लियर ना, अभी हाल ही बनाया गया जनवरी 2011 में उत्तर प्रदेश को राजकीय पुष्प के रूप में बनाया गया पलाश। यदि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह की बात करें तो आप लोग देखिएगा उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, तो राजकीय चिन्ह है आपका एक व्रत, उसके अंदर दो मछलियां बनी रहती हैं आसपास, एक इधर से एक इधर से, और उसके अंदर ही आप लोग देखिएगा एक तीर और धनुष बना रहता है। इस राजकीय चिन्ह को कब उत्तर प्रदेश सरकार ने आज समाप्त किया, 1938 में। जैसे आप लोग यदि उत्तर प्रदेश के मुहर को देखिएगा, उत्तर प्रदेश के मुहर में आप लोग या उत्तर प्रदेश का कहीं पर लोगो देखिएगा, उत्तर प्रदेश के लोगों में आपको यही सारी चीज़ें प्रदर्शित देखने मिलेंगी। तो याद रखिए जो उत्तर प्रदेश का लोगो है उसमें एक व्रत, दो मछलियाँ, एक तीर, धनुष बना रहता है, यही उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। और इसको कब स्वीकार किया गया, 1938 में। 1938 में भारत स्वतंत्र नहीं था, लेकिन उस समय भी इस चिन्ह को आपके साथ कर लिया गया था, क्योंकि ठीक है ना। इसी तरह देखिएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा, बारहसिंगा। बारहसिंगा आपका ऐसा जीव होता है जिसके माने जाते हैं 12 सिंह होते हैं। तो जो बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प
पशु है। जैसे आप लोग देखिएगा भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ है। उसी तरह उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश के जितने भी राजकीय चिन्ह थे उनके बारे में हमने देखा, और यदि हम इन सारे राजकीय चिन्हों का सम्मान करते हैं तो ये माना जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, अपने राज्य का सम्मान कर रहे हैं। इसी कारण से सारे राजकीय चिन्ह बनाए गए। जैसे पुनः थोड़ा सा चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है, हिंदी। उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा कौन सी, उर्दू। कब बनाई गई, 1989 में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा, अक्षारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा, हॉकी। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा, अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा, पलाश। इसको कब अपनाया गया, 2011 में। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन है, एक वृत्त, उसके अंदर 2 मछलियाँ, एक तीर धनुष। इसको कब बनाया गया, 1938 में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, बारहसिंगा। अब उत्तर प्रदेश के बारे में और थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जैसे हम जिस राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, तब हमारे मन में ये प्रश्न उठेगा, क्या उत्तर प्रदेश जो ये राज्य है, उत्तर प्रदेश का सदैव नाम उत्तर प्रदेश रहा या इस राज्य का कुछ दूसरा नाम था। तो याद रखिएगा, जब इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे तो हमके इतिहास में जाना पड़ेगा, और जब हम इतिहास में जाएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि जो ये राज्य है, जिस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है, सदैव इस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश नहीं रहा है। तब हमारे मन में ये प्रश्न उठेगा, जब इस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश नहीं रहा है तो क्या नाम रहा है। तो जब हम ऐतिहासिक पहलुओं पर जाएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा जो उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश का जो सबसे प्राचीन नाम था, उसका प्राचीन का नाम क्या था, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत। और ये कब बनाया गया, 1836। आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो लोकेशन है भारतीय नक्शे में उत्तर पूर्व प्राप्त होते, लेकिन इसका नामकरण क्या था, उत्तरी पश्चिमी प्रांत। कब इसका नामकरण किया गया, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, 1836 में। तो याद रखिएगा, 1836 के दौरान जो भारत की राजधानी क्या थी, कोलकाता थी। और कोलकाता से यदि हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखिएगा तो कोलकाता से हमको उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम में दिखाई पड़ेगा। इसी कारण से 1836 में जब भारत की राजधानी कोलकाता थी, कोलकाता से यदि हम उत्तर प्रदेश देखेंगे उत्तर पश्चिम में पड़ेगा। इसी कारण से पहले इसका नामकरण क्या कर दिया, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, कब, 1836 में। अब ये उत्तरी पश्चिमी प्रांत बना रहा। इसके बाद 1870 में कुछ आपके राजनीतिक कारणों से इसका नामकरण क्या कर दिया गया, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। कब किया गया, 1870 में। अब याद रखिएगा, इसका नामकरण कर दिया गया आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। 1870 से लगाकर 1937 तक आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत बना रहा है। आपको मालूम है, जो अंग्रेज लोग होते थे, अंग्रेज लोगों को हिंदी बोलने में बहुत ही कठिनाई होती थी। वो हिंदी के जो शब्द होते थे उन शब्दों को तोड़ मरोड़ कर बोला करते थे। वो छोटे छोटे शब्दों को ही बोल पाते थे, बड़े शब्दों को नहीं बोल पाते थे। अब छोटा शब्द हो तो अंग्रेज लोग बोल लें, लेकिन इतना बड़ा नाम आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, तो बोलते बोलते वो आधी बातें भूल जाते थे। इन बातों कठिनाइयों को दूर करने के लिए तथा बहुत सारी समस्या दूर करने के लिए अब क्या हुआ, 1937 में क्या किया गया, जो आगरा में अवध का संयुक्त प्रांत उसको ओनली शॉर्टकट में लिया गया, इसका नामकरण करके दिया गया संयुक्त प्रांत, जिससे क्या हो, जो अंग्रेज अफसर उनको बोलने के उच्चारण में थोड़ा दिक्कत ना हो। इसी कारण से याद रखिएगा, वर्ष 1937 में इसका नामकरण कर दिया गया संयुक्त प्रांत। तो आप लोगों ने पढ़ा, पहले इसका नाम क्या था, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, कब, 1836 में। इसके बाद 1870 में इसका नामकरण क्या कर दिया गया, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। फिर 1937 में क्या कर दिया गया, ओनली संयुक्त प्रांत। अब ये संयुक्त प्रांत बना रहा नाम। जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, अब भारत स्वतंत्र हो चुका है, भारत को आज़ादी मिल चुकी है। इसी कारण से भारत के उपनिवेशवाद की बू को समाप्त करने के लिए अब भारत सरकार क्या करेगी, कुछ कदम उठाएगी। और इसी बू को या समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, पहले जितने औपनिवेशिक सरकार द्वारा जिन राज्यों के नामकरण किए गए थे उन नामकरणों को परिवर्तित करना प्रारंभ किया। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जो पहले मध्य प्रदेश जिसका नाम है, जो राज्य है भारत का, पहले उसका मध्य प्रांत था, मध्य प्रांत उसका नामकरण मध्य प्रदेश कर दिया गया। इसके पीछे कारण यही था कि जो उपनिवेशवाद की बू थी उसको समाप्त करना। इसी कारण से जो उत्तर प्रदेश का नामकरण संयुक्त प्रांत था ब्रिटिश काल के दौरान, इसका नामकरण 24 जनवरी 1950 को 1950 को इसका नामकरण संयुक्त प्रांत से क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश। एकदम याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का नामकरण कब किया गया, उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को। और तब से लगाकर अभी तक इस राज्य का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो वर्तमान जो नामकरण उत्तर प्रदेश है ये कब बना, 24 जनवरी 1950 को। आपको मालूम होगा संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अंतिम बार सदस्य कब मिले थे, 24 जनवरी 1950 को।
राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब बनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। तो याद रखिए, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हो रही थी उसी में निर्णय लिया गया कि इस राज्य का नामकरण क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश। और तब से लगाकर अभी तक क्या इस राज्य का नामकरण क्या है? उत्तर प्रदेश। तो हमने देखा जो ये राज्य है, जिस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश वर्तमान नाम है, लेकिन इसके ऐतिहासिक पहलू में जाइएगा तो इस राज्य के कुछ अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। तो एकदम याद रखिएगा, वर्तमान नामकरण क्या? उत्तर प्रदेश। ये कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। इसके पहले क्या नाम था? संयुक्त प्रांत। इसके पहले क्या नाम था? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। इसके पहले क्या नाम था? उत्तरी पश्चिमी प्रांत। तो जैसे हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग नाम थे, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ। कौन सी राजधानी? लखनऊ। और लखनऊ को देखिएगा किस नदी के तट पर अवस्थित है? गोमती। लखनऊ को हम लोग नवाबों के शहर के नाम से जानते हैं। तो पहले बात हम ये समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी क्या है? लखनऊ। तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे क्या उत्तर प्रदेश जो राजधानी लखनऊ है, जो नवाबों का शहर है, ये हमेशा से उत्तर प्रदेश की राजधानी रही है कि इसका कुछ अलग राजधानी रही है या इसके अलावा दूसरी राजधानी रही है? तो हम जब इस बात को समझने के लिए इतिहास में जाएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भले वर्तमान लखनऊ हो, लेकिन इतिहास में इसकी राजधानी सदैव लखनऊ नहीं रही है। तो हम लोग समझेंगे कि उत्तर प्रदेश की पहले राजधानी क्या थी। तो याद रखिएगा, वर्ष 1836 में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी किसको बनाई जाती? आगरा। किसे बनाते हैं? आगरा। आगरा कहाँ पड़ता है आपको? यहाँ पर। आप लोग जानते हो कि आगरा में क्या है? ताजमहल है। आगरा में क्या है? फतेहपुर सीकरी है। आगरा में क्या है? आपके अकबर का मकबरा है। तो आगरा जो शहर है, आगरा शहर में बहुत सारे स्मारक स्थल अवस्थित हैं। आगरा आपका यमुना नदी के तट पर अवस्थित है। आगरा की स्थापना आपके यमुना नदी के तट पर लोधी वंश के एक शासक थे, उनके द्वारा की गई थी। आगरा वर्तमान में आपके चर्म उद्योग के लिए फेमस है। आगरा की और बात करें तो आगरा आपके राजस्थान के साथ सीमा रेखा बनाता है। आगरा की और बात करें तो यहाँ पर कई मेलों का आयोजन होता है, जिसमें बटेश्वर मेला है, कैलाश मेला है। इन सब मेलों का आयोजन कहाँ होता है? आगरा में। तो आगरा के बारे में और बहुत सारे विस्तृत रूप में हम लोग देखेंगे। तो याद रखिए, जो आगरा है, जो यमुना नदी के तट पर है, ये पहले क्या था? उत्तर प्रदेश की राजधानी था। लेकिन इसको राजधानी कब बनाया गया? 1836 में। इसके बाद देखिएगा 1857 के दौरान एक विद्रोह होता है, जिसे बोलते हैं 1857 का विद्रोह। इस विद्रोह का जो आयोजन भारत के अलग अलग क्षेत्रों में होता है, लेकिन प्रमुख रूप से जो विद्रोह का देखा गया, ये अवध वाले क्षेत्र में देखा गया। और इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए जब उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी, उससे वहाँ पर काफ़ी कठिनाई, क्योंकि आगरा से काफ़ी दूर पड़ते थे। इसी कारण जब 1857 के विद्रोह का दमन कर दिया गया, तो दोबारा इस प्रकार के विद्रोह अवध क्षेत्र में न उत्पन्न हो सके। याद रखिए, अवध क्षेत्र किसे कहते हैं? लखनऊ, फैजाबाद, रायबरेली, सुल्तानपुर और कानपुर वाले क्षेत्रों क्या बोलते हैं? अवध क्षेत्र। तो अवध क्षेत्र में इस प्रकार के पुनः विद्रोह न उत्पन्न हो पाए, इस कारण से वर्ष 1858 में की राजधानी क्या बना दिया गया? प्रयागराज। प्रयागराज को देखिएगा, प्रयागराज कहाँ पड़ता है आपको? यहाँ पर। प्रयागराज आपको यहाँ पर पड़ता है। इसके बाद आपको मिर्ज़ापुर पड़ता है। इस तरह से है। प्रयागराज के जस्ट बगल में देखिए कौन सा राज्य पड़ेगा? चित्रकूट। आलू जानता हूँ प्रयागराज का नाम वैसे इलाहाबाद भी था, लेकिन अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने इलाहाबाद का नामकरण क्या कर दिया गया? प्रयागराज। इलाहाबाद नामकरण किसने किया था? अकबर ने। और प्रयागराज नाम किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने। तो याद रखिएगा, 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या बना दिए गए? प्रयागराज या इलाहाबाद। अब प्रयागराज क्यों बनाए गए? इसके पीछे कारण था कि अवध का क्षेत्र प्रयागराज के पास पड़ता था, और जो प्रयागराज इसे संगम नगरी के नाम से भी जानते हैं। और इस संगम नगरी में कई नदियाँ आकर मिलती हैं। और उस समय जो मुख्य रूप से परिवहन का जो मुख्य साधन था, वो जलयान ही था या जलमार्ग ही था, क्योंकि जलमार्ग से हम लोग एक स्थान दूसरे स्थान पर जा सकते थे। और आपका इलाहाबाद एक ऐसे क्षेत्र में स्थित था जहाँ पर बहुत सारी नदियाँ आकर मिलती थी, और इन नदियों के सहारे हम एक दूसरे स्थान पर जा सकते, क्योंकि उस समय ना तो सड़क मार्ग इतना मजबूत था, न इतना वायु मार्ग तो था ही नहीं। तो इसी कारण से प्रयागराज की महत्ता देखते हुए उन्होंने क्या किया कि 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी, उसका स्थानांतरण कहाँ कर दिया गया? प्रयागराज। आप लोग जानते हैं प्रयागराज को हम लोग कुंभ नगरी के नाम से भी जानते हैं। और उत्तर प्रदेश सबसे अधिक अमरूद का उत्पादन कहाँ होता है? प्रयागराज।
उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा सीटें कहाँ पर हैं? प्रयागराज। यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश सबसे अधिक विधानसभा सीटें कहाँ हैं? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? प्रयागराज। कुंभ नगरी नाम से किसे जानते हैं? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक अमरूद का उत्पादन कहाँ होता है? प्रयागराज। वैसे प्रयागराज आपके जो मूंज होता है, मूंज के उत्पाद के लिए फेमस है। मूंज एक आपकी एक प्राकृतिक घास है जिसके द्वारा बहुत सारी टोकरियाँ बनाई जाती हैं, तो उन उत्पादों के लिए आपको प्रयागराज काफ़ी फेमस है। तो इस प्रयागराज को क्या किया गया? 1858 में इसकी राजधानी बना दिया गया। ये राजधानी बनी रही, लेकिन प्रयागराज को जब राजधानी बनाया गया, कुछ समय बाद इस राजधानी को लेकर कठिनाइयाँ होने लगी कि जो प्रयागराज की लोकेशन आप लोग देखिएगा तो इसकी लोकेशन लगभग दक्षिण में प्राप्त होती है, और इससे क्या हुआ होगा? पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्रों में नियंत्रण अच्छे से स्थापित नहीं किया जा सकता था। इसी कारण से ब्रिटिश सरकार को ये लगा कि राजधानी एक ऐसे क्षेत्र में स्थापित की जाए जो उत्तर प्रदेश के लगभग मध्य में अवस्थित हो। तो इस प्रकार की राजधानी बनाने के लिए जो क्षेत्र निर्धारित किया गया उसको क्षेत्र किया लखनऊ, क्योंकि लखनऊ आपका एक ऐसे क्षेत्र में अवस्थित है जहाँ पर लखनऊ की बात करें, लखनऊ में जितनी पूर्व की दूरी है उतनी पश्चिम की दूरी है, जितनी दक्षिण की दूरी उतनी उत्तर की दूरी है, तो लगभग लखनऊ की मध्यावधि अवस्था देखने को मिलती है। इसी कारण से ये निर्धारित किया गया कि अब उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद न होकर प्रयागराज न होकर क्या होगी? लखनऊ। इसी कारण से लखनऊ को पहले क्या किया गया? 1921 में आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया, क्योंकि किसी क्षेत्र को राजधानी बनाने के लिए वहाँ पर बहुत सारे मूलभूत ढांचों की स्थापना करनी होती है। इसी कारण से पहले लखनऊ को 1921 में आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया, और जब वहाँ पर मूल ढांचों का विकास हो गया, इसके बाद क्या किया गया? वर्ष 1935 में लखनऊ को पूर्णकालिक रूप से राजधानी बना दिया गया। आपको मालूम होगा 1935 में लखनऊ को पूर्णकालिक राजधानी बनाया गया, और इसी वर्ष 1 अप्रैल 1935 को जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी भी स्थापना हुई थी। तो एकदम याद रखिएगा 1935 में लखनऊ को पूर्ण रूप से राजधानी बनाया गया। इसी वर्ष क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की, जो भारत का सबसे शीर्ष बैंक है। क्लियर? और तब से लगाकर उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या बनी रही? लखनऊ। तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तो लखनऊ की पहले राजधानी क्या थी? प्रयागराज। प्रयागराज पहले क्या थी? आगरा। आगरा को राजधानी कब बनाया गया? 1836 में। प्रयागराज को राजधानी कब बनाया? 1858 में। लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी कब बनाया? 1921 में। और इसको पूर्ण रूप से राजधानी कब बनाया गया? 1935 में। अब उत्तर प्रदेश की थोड़ी और चर्चा कर लें। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा भूभाग है। इस बड़े भूभाग की बात करें, उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी जिले की बात करें तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। याद रखिएगा जो बलिया जिला है बिंदी के लिए फेमस है। आप लोग क्या करते हैं, जो महिलाएं लोग जो बिंदी लगाती हैं ना, तो इन बिंदियों के लिए कौन फेमस है? आपका बलिया। तो यदि आपको किसी को गिफ्ट बिंदी देना हो तो आप लोग बलिया जिले से आ सकते हैं। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। बलिया किस लिए फेमस है? बिंदी के लिए। इसके अलावा याद रखिएगा गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में 28 जिलों से प्रभावित होने के बाद बलिया से ही आपके बिहार राज्य में प्रवेश करती है। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले, बताइए उत्तर प्रदेश के जिले से गंगा नदी आपके बिहार राज्य में प्रवेश करती है? बलिया। बलिया में ही याद रखिएगा जब वर्ष 1942 में गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, उस समय एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे जिनका नाम था चित्तू पांडे। और चित्तू पांडे ने क्या किया था? इसी बलिया जिले में एक अस्थायी सरकार का गठन कर लिया था। अस्थायी सरकार था तो टेम्परेरी सरकार। तो याद रखिए यह बहुत बड़ा साहसिक काम था जो चित्तू पांडे के द्वारा किया गया था। चित्तू पांडे ने यह कार्य कहाँ पर किया था? बलिया में। तो याद रखिए बलिया की बहुत सारी विशेषताएं। उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। बलिया किस लिए फेमस है? बिंदी के लिए। गंगा नदी किस जिले से बिहार राज्य में प्रवेश करती है? बलिया। और चित्तू पांडे ने जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उस दौरान अस्थायी सरकार गठन कहाँ का लिया था? बलिया। अब जब हमने उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी जिले की बात कर ली तो सबसे पश्चिमी जिले की बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। शामली की बात करें तो याद रखिए जो शामली जिला है ये आपके हरियाणा के साथ सीमा रेखा बनाता है, और ये जो शामली जिला है ये उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। वहीं उत्तर प्रदेश सबसे उत्तरी जिले की बात करें तो याद रखिए उत्तर प्रदेश सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। सहारनपुर की बात करें तो याद रखिए जो सहारनपुर जिला है, जो सहारनपुर जिला है ये उत्तर प्रदेश सबसे उत्तरी जिला है, और ये 3 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है। कौन कौन से 3 राज्य? एक उत्तराखंड है, एक हिमाचल है, एक आपका हरियाणा है। कितने राज्य हैं? 3। उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा। याद रखिएगा जो हिमाचल राज्य साथ वाली सहारनपुर
जिला ही सीमा रेखा बनाता है, इसके अलावा कोई जिला सीमा रेखा नहीं बनाता है। सहारनपुर की और बात कर लें तो याद रखिएगा सहारनपुर में ही यमुना नदी सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश राज्य में जो प्रवेश करती है, किस जिले में प्रवेश करती है? सहारनपुर में। और सहारनपुर जो जिला है ये लकड़ी के सामान के नक्काशी के लिए फेमस है। सहारनपुर में एक की बात करें, सहारनपुर में एक स्थान अवस्थित है जिसे बोलते हैं हिलास। जो हिलास शहर है ये सहारनपुर में अवस्थित है, जो कि हड़प्पा कालीन शहर है। तो आपका सहारनपुर उत्तर प्रदेश काफ़ी प्रसिद्ध जिला हो जाता है, क्योंकि हो जाता है ये कई मामलों में विशेषता रखता है। ये उत्तर प्रदेश सबसे उत्तरी जिला है, ये 3 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है, ये वाली हिमाचल के साथ सीमा रेखा बनाता है, ये लकड़ी के सामान के नक्काशी के लिए फेमस है। हड़प्पा कालीन हुलास शहर कहाँ पर अवस्थित था? सहारनपुर में। तो अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश सबसे उत्तरी जिला। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश दक्षिणी जिले की तो कौन सा आपका? सोनभद्र। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। सोनभद्र जो उत्तर प्रदेश ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है। इस सहारनपुर को कितने के साथ बनाता है? 3। ये किस साथ बनाता है? 4 राज्य कौन कौन से आगे चल के हम लोग देखेंगे। एक मध्य प्रदेश है, एक छत्तीसगढ़, एक झारखंड है, एक बिहार है। यही जो 4 राज्य इनके साथ सोनभद्र जिला बनाता है। इस प्रकार देखिएगा उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछे होता है उत्तर प्रदेश के साथ सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा रेखा कौन बनाता है? सोनभद्र। सोनभद्र की और बात कर लें, याद रखिए जो सोनभद्र जिला है क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। यदि आपसे प्रश्न पूछेगा बताइए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के बाद किसका स्थान आएगा? सोनभद्र। याद रखिए जो सोनभद्र जिला है ये उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। तो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का सोनभद्र ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले बताइए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? सोनभद्र में। बात करते हैं सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे कोयला पाया जाता है। तो वैसे कोयला उत्तर प्रदेश को पाया जाता है, लेकिन सोनभद्र जिले में कोयला पाया जाता है। सोनभद्र जिले की और बात कर लें तो याद रखिए यहाँ पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है रिहंद सागर बांध। और ये रिहंद सागर बांध किस में बना हुआ है? सोन नदी में। तो इस जिले का नामकरण वैसे सोन नदी के नाम पर हुआ है, इसे बोल देते हैं सोनभद्र। तो जो रिहंद सागर परियोजना कहाँ पर है? सोनभद्र। सोनभद्र की और थोड़ी बातें देखें तो अभी हाल ही में सोनभद्र काफ़ी चर्चा में रहा। ये माना गया कि सोनभद्र में काफ़ी बहुतायत मात्रा में सोना प्राप्त हुआ है, लेकिन बाद में जब यहाँ पर अनुसंधान किए गए थे, अनुसंधान के बाद मालूम किया गया सोनभद्र में अधिक मात्रा में सोना नहीं था, जो कि एक अफवाह थी जो इस तरह से चर्चाएँ हुई थी। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए थोड़ा सा इतना ही रखते हैं, फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो आपकी आगामी जो क्लासें होंगी तो उन आगामी क्लासों में थोड़ा सा और चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।